we are focusing on the electrochemical cell and the Gibbs free energy. And we have already discussed many things in the electrochemistry, like what is electrochemical cell and what is your electrode potential, then your Nernst equation. We have seen many things. We have also seen a relationship between equilibrium constant from the Nernst equation. So today we are focusing on this part, Gibbs free energy. In this numericals is been asked. So there is a relationship that was developed between the relationship. You can say a relationship was developed between standard Gibbs free energy change and standard electrode potential of the cell. ठीक है, तो ये याद रखना कि गिब्स फ्री एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमें एक स्टैंडर्ड एक रिलेशनशिप डेवलप करना है. तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट से होती है माइनस एन एफ ई नॉट सेट. ठीक है, तो ये आपको मालूम है कि ये आपकी क्या क्या चीज़ें हैं. यू नो इट वेरी वेल. ये गिब्स फ्री एनर्जी होता है, ये आपका ईएमएफ ऑफ द सेल है, फैराडेज की वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर. ठीक, तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पार्ट. और इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें उस पर बहुत फोकस आपको करना है. ये बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है इससे हमें क्या फ़ायदा है, ये आपको हेल्प करता है. ये रिलेशनशिप फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कैसे चलेगा, सही चल रहा है, कंटिन्यूस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नहीं है, क्या बीच में रुक गया है. तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन जो है इस रिलेशनशिप से हमें हेल्प करती है. अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन, जैसे मैंने तुम्हें कहा कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, वो कब होगा स्पॉन्टेनियस. तो हमारे पास कुछ एक रिएक्शन से कोई रिएक्शन चल रहा है, ए से चला, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है. बी ए क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रेट अप करते हैं आप, तो एक आपको रिवर्सिबल रिएक्शन, यू नीड अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये फिजिबल कब चलेगा, जब ए जो है वो बी में कन्वर्ट होगा तभी फिजिबल है आपका, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलेगी. तो एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब हो रहा है, दैट यू हैव टू फोकस. ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रॉपरली कैसे चलेगा, तो वो चीज़ें. एक कंडीशन आएगी जब नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, एक कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम भी होगा. तो ये तीनों कंडीशंस आती हैं कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चले, प्रॉपर प्रोडक्ट्स आपको मिले. एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या होना चाहिए, ठीक है. और तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस भी है. इंस्टेड ऑफ यू आर गेटिंग प्रोडक्ट्स यू आर गेटिंग बैक टू द रिएक्टिंग. तो वो इन सब कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, और ईएमएफ ऑफ द सेल कैसा रहेगा. ये तीनों चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, इस इक्वेशन से हेल्प करेंगे. अब आपने ये देखा है कि यू आर गेटिंग अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, ई नॉट की. ठीक है, और ये लेस देन 1 होना चाहिए. तब इस कंडीशन में ईएमएफ तो सेल आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी. ये स्पॉन्टेनियस की है. अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब आएगा, ये वैल्यू 0 रहेगी, ये 1 होएगी, और ये क्या होगा, ये भी 0 होगा. मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में ईएमएफ ऑफ द सेल भी जो है वो आपका वो भी 0 हो जाता है. अब लास्ट नॉन स्पॉन्टेनियस में आपका पॉजिटिव वैल्यू है आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकलनी चाहिए, ये 1 आना चाहिए, और ये नेगेटिव रहेगा. तो ये सब चीज़ें भी हो सकता है. आपको कोई रिलेशनशिप दे दिया जाए, वैल्यू दे दी जाए, अब आपसे पूछा जाए कि आपने न्यूमेरिकल निकाला और डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आई. अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द नेचर, या स्टेट ऑफ द रिएक्शन, या व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिएक्शन. तो आप बता देंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. वाई, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी आपकी निकली है, और जो ईएमएफ ऑफ द सेल है वो भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू. तो ये एक रिलेशनशिप है, रीजनिंग में, ये रीजनिंग में बहुत हेल्पफुल है. इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ डेल्टा जी यू हैव टू यू अंडरस्टैंड दैट डेल्टा जी जो है वो आपका स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ना, जो भाई बेसिकली आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है. ठीक है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है. ठीक, जो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन मास. ठीक है, तो जैसे सपोज़ करो आपका हाफ सेल है, आपने कोई रिएक्शन करा है, और हाफ सेल आपका, आप हाफ सेल देखिए किसी रिएक्शन का,
हाफ सेल रिएक्शन अगर देखते हैं, सपोज़ करो कोई एक मेटल आयन है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और उस कंडीशन में वो अपने आप में क्या बना लेगा, मेटल बना लेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है जो आपका ये 2m बना देगा, ठीक है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेड है। ये रिएक्शन अगर आप चाहें सिंगल फॉर्म में आप लिखें तो m+1 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू m, या फिर m+m, ये तो ऊपर चार्ज है ना जितना जैसे रहता है, क्योंकि रिएक्शन है m प्लस ये इलेक्ट्रॉन्स आप इधर आएंगे तो नेगेटिव है। तो ये इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन है जो आप अलग अलग रिप्रेजेंटेशन अपनी कर सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो पोटेंशियल्स होते हैं वो आपके नॉट थर्मोडायनेमिक के फंक्शंस होते हैं, तो ये सब अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेल्टा ये गिब्स फ्री एनर्जी से बहुत और भी फॉर्म में निकाल सकते हैं, या आपको अगर ये निकालना है एमएफ ऑफ द सेल, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर देयर विच यू हैव टू फोकस ऑन इट। सो लेट्स कम टू अदर पार्ट। नाउ देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल, फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक रिलेशनशिप आता है, ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, so I am putting all the formulas. You learn these formulas because they are very important. ठीक है, तो ये डेल्टा जी की आपके पास कई फॉर्मूलेज होंगे, थोड़ा याद कर लीजिएगा। रेयर ऑफ द रेयर केस होता है, कभी ये न्यूमेरिकल पे पूछ लिया जाता है, तो आई दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट। देयर इज़ नो नीड टू, भाई ये सेल कांस्टेंट है आपका, सॉरी है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, आपका रियल गैस कांस्टेंट है, ये आपको मालूम है स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी है, ठीक है। तो आपको यू नो दिस इज़ योर दिस थिंग सेल पोटेंशियल आपका आ रहा है, तो आप इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज फॉर्मुलेज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल्स। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रीजनिंग में और न्यूमेरिकल्स में भी हेल्पफुल है। एक्चुअली जो द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आपने पढ़ी है, आपने हमेशा एलिमेंट्स को अरेंज करा था ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव होते थे वो टॉप मोस्ट में होते थे, जो लेस रिएक्टिव होते थे वो नीचे होते थे। पर अब जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ रहे हैं, ये हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, और किस ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिसकी लो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की वो ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है, मतलब आप सॉरी जो हाई है वो ऊपर, और फिर धीरे 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 हम इनको नीचे लेते जाएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो उस बेसिस पे यहाँ से, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये तुम्हें हेल्प करती है कि कौन सा एलिमेंट तुम एनोड की तरह बनाओगे, कौन सा एलिमेंट तुम कैथोड की तरह बनाओगे, कौन जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, विच विल एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये मैं आपको टेबल दिखा देती हूँ। नाउ दिस इज़ द सिनेरियो। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस है, जो ऑक्सीडेशन फॉर्म, आपने एक छोटा सा रूल है, जो ऑक्सीडेशन फॉर्म, ये इलेक्ट्रॉन भाई लेगा ऑक्सीडाइज फॉर्म, इलेक्ट्रॉन लेगा वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भाई इलेक्ट्रॉन्स का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तभी तो रिडक्शन का केस में जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ दिया रखा है कि जैसे F2F है, ये मैं आपको बताऊँगी एक एग्जांपल, पर मैं आपको भी जस्ट टेबल दिखा रही हूँ कि कैसे ये टेबल अरेंज करी गई है। ये इसके इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज़ दी रखी है, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ये चल रहा है। पहले यहाँ सबसे जो हाई जिसकी इलेक्ट्रो पोटेंशियल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ऊपर रखा हुआ है, फिर जैसे जैसे डिक्रीज़ होता जा रहा है वो तुम्हारा नीचे होता जा रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, देखो ज़्यादातर आपने जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है, इन पॉजिटिव वैल्यूज़ में थोड़ा याद रखना, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होते हैं ये सब है ना कैथोड बनाते हैं, और नेगेटिव वैल्यू अगर रिडक्शन पोटेंशियल की आएगी तो वो आपके एनोड्स बनाते हैं। अभी देखते हैं, चेक करते हैं, देखें यहाँ पर, ठीक है, आपने जिंक बनाया था, यहाँ कॉपर कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जिंक की ही आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। अब इधर आइए, कॉपर यहाँ पे आ रहा है, कॉपर की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव आ रही थी, तो इसको आपने क्या बनाया था, कैथोड बनाया था। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब इस टेबल से हमें क्या फ़ायदा हुआ, पहली चीज़ें हम कि हमें यू आर गेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, यू आर गेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल।
Second point, by looking these reduction potential values, you can give many things, like for example which metal can be made as anode, which metal can be made. अब metal जिसको तुम्हें एनोड बनाना है, ठीक है, उस कंडीशन में तुमने देखा था कि द वैल्यूज़ वर कमिंग ऑफ, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी वॉज नेगेटिव, और जिसको तुम्हें कैथोड बनाना था जिस भी मेटल को, उनकी वैल्यू क्या आ रही थी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, ठीक है। ये एक बात ध्यान आएगी। फिर दूसरी चीज़ तुम्हें, तीसरी चीज़ इसमें आती है कि तुम किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाओगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब जो टॉप टू बॉटम में रहता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजिंग, मतलब जो टॉप में, इसमें यहाँ जैसे सपोज टॉप लगा हुआ है, ये बॉटम है, यानी जो एलिमेंट टॉप मोस्ट पोजीशन में है वो कैसा होगा, आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया, यही तो मतलब हुआ। और जो बॉटम में होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब 22 वर्ष है, देखो तुम रिड्यूसिंग एजेंट को पकड़ लो, वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पॉजिटिव आ रही है, तो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी ना, यहाँ पॉजिटिव रहेंगी, धीरे धीरे जैसे जैसे तुम जाते हो, देखो तुमने यहाँ देखा था कि यहाँ तुम्हारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी और यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यू होती जा रही थी ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ये वैल्यू भी चल रही थी। तो टॉप मोस्ट में वो एलिमेंट रखा गया है जो कि वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, बॉटम में वो रखा गया है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब वाइस वर्सा, अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका उल्टा हो जाएगा, जो टॉप मोस्ट में होंगे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो बॉटम में होंगे वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। याद रखना है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, ये आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ थी, ये तो पता है अब सभी एनोड की आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, ये सब आपकी कैथोड की वैल्यू बना रही थी, ये सब ये कैथोड बना रहे थे, एनोड बना रहे थे। अब उसमें क्या है, जस्ट उल्टा, जो टॉप मोस्ट में रखा जाएगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये जो होगा आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। ये आपको बेनिफिट मिला, ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरी, मतलब हमने क्या देखा, जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ये याद कर लेना भैया, ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। नाउ दिस इज़ कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द सेल। आप इससे ये भी निकाल सकते हैं, आपको मैंने बताया था EMF ऑफ द सेल आप निकालते थे, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप यूज़ करते थे, लेकिन हमने आपको बताया था देयर आर मैनी फॉर्मूलेज विच यू हैव टू यू हैव टू अप्लाइड, यहाँ तब है, ठीक है, ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ होती है फीजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। वो भी आप हेल्प कर सकते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन मतलब होता है कि रिएक्शन जो भाई यहाँ पे क्या चल रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रहे, भले ही सेपरेट कंटेनर्स में हो रहे, लेकिन हो रहा है आपका। एंड जो रिवर्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। फिजिबिलिटी क्या बताई थी मैंने तुमको, स्पॉन्टेनियस चले, मतलब कंटिन्यूएशन में चले, ये नहीं कि उल्टा काम होने लगा, जैसे जो डायरेक्शन दिया जाए, ठीक है, इन द डायरेक्शन as represented in the net cell equation, ठीक है। तो जैसा रिएक्शन, जैसे हमने पीछे अपना ये बनाया था ना, अपना एक इक्वेशन बनाई थी हमने, तो ये रिएक्शन ऐसे ही चले, ये ना हो जाए कि आपका गलत डायरेक्शन चलने लग जाए, उल्टा चलने लगे, पहले ये चले फिर ये चले, ऐसा नहीं है। तो ये आपकी ये जो नेट सेल रिएक्शन है, मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन चले और ये यही वे में चले, इसी डायरेक्शन में चले,
ठीक है। अब बाकी हम तो वही सब चीज़ देख चुके, जो मैंने पीछे टेबल अभी गिब्स में आपको समझाई, वो सारी टेबल यहाँ पे याद कर लीजिएगा कि आपको इसकी वैल्यू कब पॉजिटिव मिलेगी, व्हेन यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू फॉर इट, ये आपको याद होना चाहिए। जब आपकी डेल्टा जी जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी है या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है वो आपकी कैसी वैल्यू हो, नेगेटिव वैल्यू है, सॉरी नेगेटिव वैल्यू है, तब ये आपको फ्री ये आपको रहेगा। और रिएक्शन कैसी होगी आपकी, जो ये है अब इसमें वाइस वर्सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें, ये पॉजिटिव अगर आ रहा है तो ये नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। तो दिस थिंग यू हैव टू फोकस, ठीक है। अब नेक्स्ट है अ प्रिडिक्ट्स वेदर अ गिवन मेटल विल डिस्प्लेस अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्व सॉल्यूशन। आपने हमेशा ये चीज़ देखी थी एक बचपन में रिएक्शन के टीचर आपको सिखाती थी कि बेटा ये रिएक्शन जो जिंक वाला ये है कि ये वाला होगा, सॉरी ये वाला पॉसिबिलिटी है ना, तो ये नहीं होता था, ये होता था। हम कहते थे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर आ रहा है, ये नीचे आ रहा है उससे लोअर पोजीशन में, इसीलिए ये इसको रिप्लेस कर लेगा, डिप्लेस कर देगा, लेकिन ये नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्योंकि चीज़ें बदल चुकी हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग डिफाइन करना है। द मेटल लोअर इन द सीरीज़ विल डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन द हायर इन द सीरीज़। अब इस चीज़ को समझो, हमने जो समझाया था क्लास 8th में आप लोग को 10th में, तो हमने कहा था ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी है, ये नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज़ में टॉप मोस्ट पोजीशन में आ रहा है, कॉपर से तो ऊपर ही है जिंक, तो हम इसको ये जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है और इसको अलग रिमूव करे, पर ये रिएक्शन पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये लोअर पोजीशन में आ रही है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ रही, तुमने जो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ देखी है उसमें तुमने देखा था कि जो हमारी बनी हुई थी कॉपर ऊपर लिखा हुआ था, जिंक नीचे लिखा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो ये सीरीज़ डिज़ाइन हुई है ये आपकी रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे अरेंज हुआ है। अब इसकी वैल्यू जो थी रिडक्शन पोटेंशियल की इसकी ज़्यादा थी, है ना, मोर थी, और इसकी क्या थी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो थी। तो जो द मेटल और ये लोअर पोजीशन में भी थे कंपैरिजन टू दिस, so the metals which are present in the lower in the electrochemical series will replace the metal which are present on the higher position. Why? Because these metals, they are present in the lower position in the electrochemical series, their reduction potential is also low, right, comparison to this thing. तो जो lower position है तो उनकी आपको ध्यान देना है। तो आपने समझ में आ गया, a metal lower in the series will displace the metal of its solution which is higher in the series। ठीक है। अब आप खाली ये नहीं लिखेंगे, ये तो एक सिंपल भी बात है, यहाँ तो आपको ये दिखना है द मेटल having low standard reduction potential will displace the metal from its salts solution which has higher value of standard reduction। अब उसी चीज़ को देखो इंग्लिश में लिख दिया तो कितना बड़ा हो गया, और यहाँ कितना इजीली समझाया गया था कि ये देखो ये दो मैंने एग्जाम्पल लिए थे। अब ये जिंक जो होता है वो कॉपर के सोल्यूशन से कॉपर को आराम से रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखें तो जो ये एक तो उससे ऊंची पोजीशन में आ रहा है कंपैरिजन टू जिंक, दूसरी चीज़ है अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो इस कॉपर की ज़्यादा है कंपैरिजन टू जिंक। तो जो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है या कह सकते हो कि जिसकी वैल्यू हायर है वो ईज़िली आराम से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो हैविंग द लोअर स्टैंडर्ड। ये इजीली क्लियर हो गई ये बात। तो उसी चीज़ को मैंने इंग्लिश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हो सकता है टीचर तुमको दे दे कि भैया ये बताइए ये ZnSO4 है और ये आपके पास है सपोज़ करो AuCl,
ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए किसका है ना रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये हाँ रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आपको मालूम है पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, इसकी है, तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसकी कम है। तो इन दोनों में से कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो भाई ये करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा आराम से, क्योंकि आपके पास अब रीज़न है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो आपने डिज़ाइन करी गई है उसमें लोअर पोजीशन है कंपैरिजन टू इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ है, इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ है, इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है इसकी हायर वैल्यू है कंपैरिजन टू दिस वन। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दिस वे यू कैन सी। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, यहाँ प्रिडिक्ट्स वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव्स हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एक्टिव मेटल्स होते हैं, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो जैसे जिंक है एक एक्टिव मेटल है। अब ये जब HCl से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl से, तो क्या करेगा, आपको सॉल्ट बना देगा और साथ में H2 गैस रिलीज़ कर देगा। तो ये कंडीशन आपकी होती है लिबरेट। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये आपको पता है, लेकिन बहुत से ऐसे मेटल हैं, Cu है, Ag है, ये नहीं करते हैं, कैनॉट डू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कि आप सोचें कि हाइड्रोजन गैस हो जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ये नहीं कर पा रहे कि ये हाइड्रोजन नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इन जनरल जो मेटल्स हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। अब ये जैसे मेटल है ये लिबरेट कर रहा है हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कैसी आ रही है, वो नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, अगर आप देखेंगे इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज़ व्हाट, इज़ नेगेटिव। और इनकी जो है, इन दोनों की अगर आप देखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है, वैल्यू इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो ये ध्यान है, इसीलिए ये नहीं कर पाते हैं और ये करते हैं। एनी डाउट्स? तो दिस क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी ये यूज़ होता है ये मेथड, और थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटालिक ऑक्साइड में भी है। तो ये क्लियर है, ये देखो ये वो प्रोमिनेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते हैं, इसीलिए मैंने बता दिया है। जैसे अगर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तो इतना प्रोमिनेंट नहीं है, आया नहीं है, लेकिन ये चीज़ है, ये एक क्वेश्चन है जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे एक वीडियो बनाएंगे जिस पे हम लोग फोकस करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन।